Me teach. Speech mode off. Speech mode beeps. तो मुझे नहीं लग रहा कि अब और लड़कियां आने वाली हैं। एक आध लेट लतीफ आएंगे तो देखा जाएगा। आपका बंटी, आप जानते ही हो कि एक महान लेखिका मनु भंडारी जी का उपन्यास है और मनु भंडारी को बिल्कुल मनोविज्ञान जैसे समझने की महारत हासिल है। वो जो भी उपन्यास या कहानी लिखती है, पात्र का तादात्म्यकरण करने में वो बहुत ही माहिर हैं। चाहे आप उनका महाभोज पढ़ लें तो नेताओं की सोच को बिल्कुल चित्रित करने में, और ये आपका बंटी पढ़ोगे तो बच्चे का मनोविज्ञान, स्त्री का मनोविज्ञान सब कुछ खोल कर रख दे रही। तो आपका बंटी जहां एक और त्रासिद बच्चों की कथा है, जिसमें वो बच्चे जो कोई माँ के अभाव में है तो कोई पिता के अभाव में पलता है, और जो बंटी है, जो नायक है इस उपन्यास का, कभी माँ का अभाव और अब कभी पिता के अभावों से कैसे जूझता है, और उसके मन पर, उस कोमल मन पर जिसे अभी विकास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कूदना चाहिए, खेलना चाहिए, तरह तरह की कलाकृतियों में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए, वो उसकी ऊर्जा जा रही है इन अभावों में। ये आप देखेंगे। ये जहां एक और आपका बंटी एक बच्चे की त्रासदी है, तो वहीं ये उपन्यास ये भी बताता है कि जो मध्यम वर्गीय स्त्री पढ़ने लिखने के बाद, नौकरी के बाद भी अगर स्वाभिमान से जीना चाहती है, पुरुषों की बराबरी करना चाहती है या उससे आगे निकलना चाहती है, तो उसे किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है। अपने बच्चे का जीवन या अपना जीवन, दोनों में से कोई एक चुनना पड़ता है। अगर वो अपने जीवन के बारे में सोचती है तो बच्चों का जीवन किस तरह से तबाह हो जाता है। युगों से अमीर गरीब सभी परिवारों में चला आ रहा है कि माँ को ही उपदेश देंगे, माँ ही इस बात का निश्चय करेगी, माँ ही सोचेगी, माँ की ही समस्या होगी कि उसे बच्चे का भविष्य देखना है, उसे अपने बच्चे के भविष्य की ज्यादा परवाह करनी है। पुरुष का क्या है, पुरुष तो जो भी कर गया, अब बच्चा बस संवारने के लिए, उसके भविष्य की चिंता करने के लिए, उसका मनोविज्ञान समझने के लिए माँ अकेली पढ़ती रहती है और हमेशा माँ ही समझौता करती है, और अगर ना करे वो भी अपना सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहे, अपने जीवन का, अपने फैसलों का चुनाव करे, तो किस तरह से बच्चा त्रासदी का शिकार हो जाता है। और इस उपन्यास को जब आप पढ़ लेंगी और हम इसकी समीक्षा करेंगे तो हम देखेंगे कि ये समस्या आधुनिक रूप में, आधुनिक ढंग से हमें दिखाई देती है, लेकिन ये समस्या हजारों सालों की है। मैं अनेक ऐसे आपको नायक बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ कि देखने में तो लगता है कि वो महानायक थे, उनकी जय जयकार की जाती थी, पर वो कहीं ना कहीं अब नॉर्मल थे, कहीं ना कहीं वो कुंठित थे। और जब व्यक्ति कुंठित होता है तो उसको जो धुन सवार हो जाए वही करता चला जाता है।
बस वही उसका उद्देश्य, वही उसके लिए सही, वही उसका सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मानवीय होता है तो वो हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचता है कि यह कार्य उसके लिए कितना उपयोगी है, उसके परिवार के लिए कितना उपयोगी है, उसके समाज के लिए कितना उपयोगी है, उसके देश के लिए कितना उपयोगी है। और जब जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे निर्णय लेता है। अगर कोई उसने निर्णय ले भी लिया है तो उसे संशोधित करता है, बदलता है और सबकी विकास की, सबके लिए सुरक्षा की, सबके लाभ की कामना करते हुए अपने कार्य करता है। लेकिन जो व्यक्ति अब नॉर्मल रहा है, शिकार रहा है, कभी माँ का प्रेम मिला तो कभी पिता का मिला, कभी माँ से वंचित रहना पड़ा, कभी पिता के प्रेम से वंचित रहना पड़ा, वो हमेशा एक धुन में काम करता है। अब यहाँ पर बंटी तो कोई धुन में काम करते नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसकी जो कहानी है वो बड़े होते हुए कोई 4-5 साल का शायद वो रहा होगा या इससे कम। वहां से जो शुरू होती है, उम्र उसकी थोड़ी बहुत मेरी इधर उधर हो सकती है, क्योंकि अभी एक मतलब उपन्यास पढ़ा हुआ है, कहानी सारी उसमें दिमाग में है, लेकिन जैसे डेट है और ये सब थोड़ा सा दिमाग से इधर उधर हो जाता है। तो आप देखोगे कि वहां से लेकर के कोई 10-12 साल तक के बच्चे की कहानी है, जिसमें ये पूरा घटनाक्रम घूमता है कि पहले बंटी छोटा है, बीच बीच में उसके पापा उसे मिलने आते हैं, खिलौने लाते हैं और उसको आगे फिर से मिलने के लिए प्रॉमिस करके जाते हैं। फिर तलाक का जो पेपर है कोर्ट में प्रोसेस करते रहते हैं, एक दिन फाइनली तलाक हो ही जाता है। अब शकुन दूसरी शादी कर लेती है, बंटी कलकत्ता जाता है। जब यहाँ था तो उसे पिता चाहिए थे, जब वहां चला गया तो उसे माँ चाहिए। दूसरी माँ को, अपने माँ के होते हुए दूसरे माँ को माँ कहना, माँ समझना कितना मुश्किल है। कैसे कर पाता, नहीं सब कर पाता बच्चा, और उसे करने के लिए कहा जाता है। अपने पिता के होते हुए दूसरे को पिता समझना, पिता कहना, पापा कहना बहुत मुश्किल है, पर उसे कहा जाता है कहो। औरों की छोड़िए, ऐसे आज हम इतने बड़े हैं, मैं अपना कह सकती हूँ। आज मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं टीचर हूँ, तुम्हें पढ़ाती हूँ, प्रोफेसर हूँ। मैं अपनी मर्जी से किसी को कहूँ कि आप मेरे पापा के समान हो, आप मेरे पापा की तरह वो हो सकता है। लेकिन मम्मी ला करके किसी पुरुष के लिए कहे कि ये तुम्हारे पापा हैं और तुम पापा बोलो, और मेरे पापा हैं इस दुनिया में, तो क्या मैं बोल सकती हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को पापा बोल सकती हूँ। मैं किसी को पापा जैसा उसके व्यवहार से खुद तो समझ सकती हूँ, पर एक तो मम्मी के कहने से नहीं कर सकती, और दूसरा यह है कि मैं किसी को समझ तो लूं, पर मैं उसे पापा बोलूंगी नहीं। मैं बोलूंगी तो कुछ और ही, अंकल, सर, कुछ भी बोलूं, लेकिन पापा नहीं बोलूंगी। ये एक ऐसे शब्द है रिश्तों के, जिसे कम से कम इतना आसान नहीं होता है इसे स्वीकार कर लेना। और जो बात हमारे अंदर है उससे कहीं ज्यादा बच्चों में होती है। हाँ, अगर कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई त्रासदी हो गई है और वो इस दुनिया में नहीं है, मम्मी या पापा में से कोई एक जना नहीं है, और दूसरा जीवन में आए, चाहे दूसरी मम्मी आए, पापा आए, और उनको उनकी केयर करे, उनको उनका ध्यान रखे, तो ये हो सकता है। उन्हें मम्मी बोला जाए, उन्हें पापा बोला जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए, पर जीवित होते हैं इतना मुश्किल है, नहीं हो पाता। लेकिन हम कैसे समझें बच्चों के जीवन को, और ये समाज कब इस बात को समझेगा कि शादी अगर करनी है तो बच्चों का भविष्य डिसाइड करके शादी करो। ये मतलब नहीं हमने शादी कर ली, हमारा नहीं मन है तो हम नहीं रहेंगे। इस तरह से तो शादी नहीं होनी चाहिए, कम से कम। और
निभ सकती है कि नहीं निभ सकती है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि पहले आप बिना ही शादी करे साथ रह के देख लिया जाए? क्या ये समाज कभी इतना उदार हो सकता है कि किसी के साथ रहने से कोई बदनाम ना होता हो? क्या समाधान हो सकता है? क्या ऐसे ही हजारों सालों से लेकर हजारों हजारों साल तक यूं ही चलता रहेगा ये समाज? कि शादी कर ली, छोड़ दिया, बच्चे भी छोड़ दिए, अब बाप की मर्जी चाहे बाप संभाले, माँ की मर्जी चाहे माँ संभाले, चाहे दोनों ना संभालो, किसी अनाथ आश्रम में डाल दो। तो क्या इसी तरह चलता रहेगा? और अगर माँ ने भी संभाला तो बाप के अभाव में बच्चा जीता रहेगा, बाप के प्रेम को तरसता रहेगा, और अगर बाप संभालेगा तो माँ के लिए क्या एक दूसरे के जिंदा रहते हुए किसी को मम्मी पापा कहना पड़ेगा और कह भी ना पाओ? क्या मनो भंडारी की उपन्यास के बाद भी ये समाज कुछ बदला है? तो कई बातों पर हमें विचार करना होगा, हमें सोचना होगा कि क्या हम कुछ बदल सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं। पाठ्यक्रम में शामिल करने का यही मतलब होता है कि जो गंभीर समस्याएं हैं, आने वाली युवा पीढ़ी पढ़े और कुछ सोचे। हालांकि होता तो यही है कि पढ़ा जाता है, मार्क्स लिए जाते हैं, डिग्री ली जाती है, और फिर जो सामाजिक परंपराओं का दबाव है जाकर के उसी में ढल जाना पड़ता है, क्योंकि टीचर ने तो पढ़ा दिया, लेकिन घर परिवार में तो वही संस्कार, वही माहौल मिलेगा और उसमें ही एडजस्ट होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो हम सबसे अलग, सबसे बेवकूफ, सबसे बदतमीज करार दे दिए जाएंगे। तो फिर क्या हो, कैसे हो, हमें ये सब भी सोचना है, और हमें ये भी देखना है कि लेखिका ने किस तरह से एक बच्चे की मनोदशा को उकेरा है। लेखिका ने कैसे मध्यम वर्गीय संघर्ष करते हुए स्त्री का संघर्ष हमारे सामने रखा है। तो जब तक आपने पढ़ा नहीं है, मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ, जो कि पूरे उपन्यास को पढ़ने का आपको एक नजरिया प्रदान करे, एक सोच प्रदान करे। इससे ज्यादा तो मैं कथा अगर बोलती रहूंगी तो वो तो राजा रानी की कहानी की तरफ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। हालांकि इस तरह भी लोग पढ़ाते हैं कि वो बता दें बंटी था, फिर बंटी की माँ थी, ये राजा रानी की तरह, लेकिन वो तो तुम खुद पढ़ो, मैं चाहती हूँ। तो आप लोग कोशिश करो कि जल्दी जल्दी उपन्यास ले लो। यस मैम। हाँ, क्योंकि तुम खुद समझ सकते हो कि बिना कहानी पढ़े अगर वो राजा रानी की तरह ही बताए तो क्या फायदा होगा, बताओ। उस तरह तो नहीं चलनी चाहिए कहानी मेरी समझ में। जब आप खुद उसको पढ़ोगे ना तो उसका अलग असर होगा, और जब पढ़ने के बाद हम उस पर बार बार चर्चा करेंगे, पात्र पर और पात्र के जो जीवन है उसकी अलग अलग घटनाओं पर, तो अच्छा डिस्कशन, अच्छी चर्चा, अच्छी समझ तभी विकसित होगी। बिना कहानी पढ़े ये ठीक नहीं रहेगा कि मैं सिर्फ कथा सुनाती रहूं। आप लोग जल्दी से किताब ले लो। ओके मैम। यस मैम। और किसी ने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हो तो बताओ आपके मैम पास है। चित्रलेखा से पढ़ा है क्योंकि वो अवेलेबल होगी थी तो हमने उस दिन पढ़नी थी। हाँ, पर ये कि चित्रलेखा के लिए तो चित्रलेखा के दिन में ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा मेरी समझ में। वैसे तुम जैसा कहो मैं वैसा भी कर सकती हूँ, लेकिन अपना जो मूड बना के अभी आई हूँ वो तो आपका बंटी के लिए बना के आई हूँ, क्योंकि मुझे ये तो था कि भले ही किताब ना हो, लेकिन मैं तुमको जो सवाल उठते हैं, जो समस्याएं फैली हुई हैं समाज में, और जो समस्या ये उपन्यास उठा रहा है, मैं उन पर तो कम से कम चर्चा करूंगी, ताकि आप जब पढ़ो तो आपका कथानक पर, पात्रों के संवाद पर और उस घटनाक्रम पर जो तुम्हारे सामने आने के बाद बदल रहा है, उस पर तुम्हारा बारीकी से ध्यान जाए, बारीकी से तुम उन भावनाओं को पकड़ सको।
तो अभी मूड सारा जो है ना आपके बंटी के लिए ही बना हुआ है। अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है, शायद पिछले महीने, मुझे लगता है दिसंबर या नवंबर का ही महीना होगा जब मनु भंडारी का निधन हुआ है। हो सकता है आपने टीवी वगैरह में देखा भी हो। हालांकि तुम लोग न्यूज वगैरह तो देखते नहीं होंगे तो शायद ना भी देखा हो। तो मनु भंडारी का तुमने कुछ जीवन परिचय वगैरह तो पढ़ा होगा, वो भी नहीं पढ़ा, वो तो नेट में दिया होगा। गर्ल्स, यस मैम। जीवन परिचय वगैरह भी नहीं पढ़ा मनु भंडारी का? थोड़ा बहुत पढ़ा है क्योंकि मैंने ऑनलाइन जब बुक्स देखी थी तो बुक्स तो नहीं मिली, कहानी का सारांश मिला है कुछ थोड़ा, कोई 19 पेज का है, मोस्टली 19 पेज का ही मिला है गूगल से, उसमें थोड़ा सा पढ़ा था उनके बारे में। तुम उपन्यास खरीद लो, है ना, तभी काम बनेगा। यस मैम। या फिर अपनी सीनियर से बात करो, इनके पास पीडीएफ बने पड़े हों तो उनसे ले लो। यस मैम, बात करेंगे। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि उनके पास पीडीएफ बने पड़े हों तो ले लो। जैसे ये जो उपन्यास थे, एक तो उषा के पास था, तनु के पास था, मेरे ख्याल से प्रिया के पास भी था, और मुझे भले ध्यान नहीं है वैसे डॉली के पास भी था। तो कई लड़कियों के पास उपन्यास थे, ऐसी बात नहीं है। तो अगर उनके पास जैसे पीडीएफ बने पड़े हों तो उनसे बोलो कि वो तुम्हें शेयर कर दें, फिर तुम खरीदते रहना। और या फिर जी। पूरे मिल जाएं टोटल बने बनाए तो उन्हें प्रिंट आउट निकलवा लो। एक बार बात करो इन 3-4 लड़कियों से। मेरे ख्याल से स्वीटी के पास भी शायद था, कई लड़कियां थी जो बढ़िया पढ़ रही थी, नॉवल उनके पास थे। तनु के पास तो सारे ही नॉवल थे, पर उसने पीडीएफ शायद ना बनाए हों, और सबने तो बनाए नहीं होंगे, बीच बीच में से ही होंगे। तो तुम अपना ले लेना, लेकिन क्या पता शुरुआत मिल जाए 10-50 पेज की, तो अच्छा है। फिर ये कि थोड़ी थोड़ी रीडिंग वीडिंग करा के भी करूंगी। और तुमने वो वीडियो जो पहला वीडियो आपके बंटी का वो सुना कि नहीं सुना? यस मैम। सुना था, तो उसका डिस्कशन, वहां का भी डिस्कशन तुमने सुना होगा। यस मैम। मैम मैं सुनती हूँ बट अगर मेरे पास अगर वो मटेरियल होता है ना तो मैं साथ साथ मैच करते, जैसे आप नहीं पढ़ाते हो वैसे मैं मटेरियल में भी देखती हूँ, उसकी आवाज आती रहती है बिल्कुल तो बिल्कुल वैसे पढ़ती हूँ तो ज्यादा ठीक क्लियर हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसीलिए बार बार चर्चा करती हूँ कि अगर उपन्यास होगा तो तुम्हें जो तुम्हारे सीनियर जो पढ़ के गए हैं उनसे ज्यादा फायदा तुम्हें होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं कोशिश करूंगी कि जो चीजें मैंने वहां बोली हैं उनसे अलग भी तुम्हें चीजें बताऊं। तो एक तो ये फायदा होगा और वहां का भी तुम सुन सकोगी तो ये भी फायदा होगा। और यूट्यूब का मतलब यही है। जबकि लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, तुम्हारी क्लास भर की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे कोर्सेज की भी बात कर रही हूँ, कि उसका उल्टा यूज कर रही हैं कि जब मैं डाल देती हूँ तो वो सोचती यहीं से पढ़ लो। जबकि होता यह है कि किसी किसी दिन नहीं भी वीडियो डलता लेकिन डिस्कशन होता है और उसमें कई महत्वपूर्ण बातें होती हैं। लेकिन ज्यादातर अगर फिजूल हुआ तो नहीं डालती हूँ वहां पर। एक तो ये हो जाता है। दूसरा, मान लो एक बार पढ़ चुके हैं वो क्लास, दोबारा आए हैं पढ़ने के लिए, जैसे अब तुम आए हो, तो कई लड़कियां सोच रही होंगी कि यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगी तो ऐसा तो है नहीं कि मैं टू द पॉइंट वही बातें रिपीट करूंगी, क्योंकि ये कोई मैथ की क्लास तो है नहीं कि 2 और 2 4 ही होते हैं, तो अभी भी 2 और 2 4 ही बताया जाएगा, इसके यस आगे कुछ नहीं होगा, मैम। है ना? ये तो लिटरेचर है। इसीलिए कि आप लोग उपन्यास इसी तरह से अरेंज करें जल्दी से जल्दी, तो फिर हमें पढ़ने का मजा भी आए और हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को अच्छे ढंग से डिस्कस करें। यस तो मैम। अभी तुम क्या चाहते हो कि इस क्लास में इस डिस्कशन को इतना करके छोड़ दिया जाए, या तुम चाहते हो कि किसी और नॉवल पर बात की जाए?
मैम चित्रलेखा का ब्रीफ रह गया था, इसी टाइप का वो हो जाता क्योंकि उस क्लास में हमें करना Speech था, mode वो हुआ talk. नहीं, तो फिर मैनेज हो OBS जाएगा choose सारा। OB